नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टीन साइंस प्लेनेट से। हम NCERT द्वारा प्रोवाइडेड ब्रिज कोर्स कर रहे हैं क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट में। इससे पहले हम काफ़ी सारी एक्टिविटी कर चुके हैं, वो आप वीडियोस देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में। यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। आज हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं 3.1। ऑलरेडी 2 वीक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरे वीक में एंटर कर रहे हैं। तीसरे वीक की फर्स्ट एक्टिविटी W3, थर्ड वीक फर्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी का नाम है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। थीम क्या रहेगी? थीम रहेगी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हिंदी में बोलते हैं बेटा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मीन्स प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं, वो नेचर ने जो हमें रिसोर्सेज दिए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हर एक्टिविटी के साथ NCERT ने कुछ कंपिटेंसी दी हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। ये कंपिटेंसी जो पर्टिकुलर इस वाली एक्टिविटी में हम समझेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। वो ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते, उनके बारे में समझेंगे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे बताया कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, रिन्यू नहीं हो सकते हैं, तो उनको हम लोगों को संभाल के रखना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। तो वो कौन से मेथड्स हैं जिससे उन रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं, ये कंपिटेंसी हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है, वन एंड ओनली प्लेनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। दिस लाइफ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। दीज इंक्लूड्स एम्बियंट सराउंडिंग टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड फूड। जैसे इन्होंने बताया कि अर्थ वन एंड ओनली ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, तब आप आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट आर दोज फैक्टर जिस पे इतने इंपॉर्टेंट है, जो जिससे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। पहला जो एम्बिएंट टेम्परेचर है। एम्बिएंट टेम्परेचर मीन्स यहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अर्थ की दूरी सन से कुछ इतनी है, ना तो मरकरी की तरह बहुत ही पास है, बहुत पास भी नहीं है ताकि वहाँ बहुत गर्मी मिलेगी। अगर सन से बहुत दूर होगा, लाइक नेपच्यून, अगर ऐसा प्लेनेट होता तो वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती। तो ना तो बहुत ज़्यादा दूर है, ना बहुत ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है जिस पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ एटमॉस्फेयर है, द प्रेजेंस ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर है जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एंड प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। तो एटमॉस्फेयर। थर्ड वन इज़ वाटर, और वाटर अवेलेबल है। एंड फोर्थ इज फूड। फूड तो जैसे प्लांट्स हैं तो वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। जो रिसोर्स अवेलेबल हैं, जो संसाधन अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ें जो नेचर ने हमें प्रोवाइड की हैं, अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से जो एनर्जी मिलती है, यू मस्ट बी अवेयर, सन की एनर्जी से ही फोटोसिंथेसिस होता है, एंड देन प्लांट्स हमें हमारा फूड प्रोवाइड कर पाते हैं। टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके लिए बेसिक एनर्जी सन एंड प्लांट से ही आती है। द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू अस इन अबंडेंस, वो रिसोर्सेज जो अबंडेंस में अवेलेबल हैं, काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा हैं, कमी नहीं पड़ेगी, आर नेचुरल रिसोर्सेज। उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एयर, वाटर, लैंड, रिवर, कोयल एंड पेट्रोलियम एट्सेट्रा। दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी ये नाम बताया मैंने, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन्स हैव ऑल्सो क्रिएटेड रिसोर्सेज यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। ह्यूमन ने, जैसे दिमाग है ह्यूमन के पास, तो उसने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ और रिसोर्सेज तैयार किए, सच एज इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एट्सेट्रा।
बिल्डिंग, फर्नीचर और इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप के रिसोर्सेज हमने अपने आप से प्रोड्यूस किए। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जैसे मैं पहली डेफिनेशन आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी उसके थोड़ा और डीप में जाएंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज है क्या। जो नेचर ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं वो प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने जो हमें दिए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग्स, वो चीज़ें हैं दैट वी नीड फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जो हमें नेचर से कुछ चाहिए था, वो चीज़ें नेचुरल वर्ल्ड ने हमें प्रोवाइड की हैं। द लाइट फ्रॉम द सन, सूरज से हमें रोशनी मिलती है। एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जैसे हम डिस्कशन कर चुके हैं, एटमॉस्फेयर से हमें एयर मिलती है जिसके अंदर ऑक्सीजन रहती है और प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। वाटर फ्रॉम द रिवर्स, रिवर से हमें पानी चाहिए। एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड मिलता है हमें प्लांट से और एनिमल से। आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर वाइज यूजर्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, और उनका वाइज यूजर्स, दिमाग भरा हुआ, दिमागी रूप से यूजर्स फॉर मैनकाइंड हैज़ बीन एक्नॉलेज, उसको एक्नॉलेज किया गया है, उसको समझा गया है। किसके द्वारा? बाय ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो हजारों सालों से पुराने सिविलाइजेशन थी, इंडियन सिविलाइजेशन, रोम की सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, जो जितनी पुरानी ये सिविलाइजेशन रही हैं, उनको पता था, वो ऑलरेडी स्मार्ट थे कि उन्होंने समझा, इंक्लूडिंग दैट इन भारत, इवन भारत में अंदर, जो मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, जो पुरानी सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी, उन्होंने क्या किया बेटा, सिग्निफिकेंस को समझा नेचुरल रिसोर्सेज को, उनको पता था अबंडेंस में हैं, इवन देन अपने को उसको वाइजली यूज़ करना है, वेस्ट नहीं जाने देना है। समझ रहे हो बात को? ये नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उनको आप बेकार कर दो। बहुत पहले टाइम से उन्होंने समझा, वाइज यूजेस ऑफ मैनकाइंड हैज़ बीन एक्नॉलेज, उसको एक्नॉलेज किया उन्होंने बाय ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो पुरानी सिविलाइजेशन थी उनके द्वारा। इन दिस सेक्शन वी लार्जली डिस्कस द रिसोर्सेज दैट आर नेचुरली अवेलेबल टू अस। इस सेक्शन में हम नेचुरल रिसोर्सेज को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल हैं। These are largely be classified as depletable और नॉन डेप्लीटेबल, जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिप्लीटेबल में और नॉन डिप्लीटेबल में। जो डिप्लीट हो जाएंगे, डिप्लीटेबल मीन्स जो डिप्लीट हो जाएंगे, एंड नॉन डिप्लीट जो कि डिप्लीट नहीं हो पाएंगे, जिनको रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे। रिप्लेनिश मीन्स फिर से हम उसको किसी साइकिल के थ्रू, जैसे वाटर साइकिल की बात करते हैं, तो उस वाटर साइकिल के थ्रू वाटर रिप्लेनिश हो जाएगा। तो वो उसी टाइप से बता रहे हैं कि बेटा डेप्लीटेबल एंड नॉट डेप्लीटेबल की कैटेगरी में रखेंगे। कुछ एग्जांपल बता रहा है, जैसे कोयला, मिनरल्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर स्टोर्ड इन द डेप्थ ऑफ आवर प्लेनेट। हमारे प्लेनेट में ये सब कोयला, मिनरल्स, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस स्टोर हैं नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में। जब नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्कशन हो रहा है तो मैं एक स्लाइड कहीं से लिया था, आपको थोड़ा समझाने के लिए बस पिक्टोरियल फॉर्म में ऐड किया है। ये मेरी तरफ से ऐड है, एनसीईआरटी ने प्रोवाइड नहीं किया है, थोड़ा आपको फीलिंग आ जाए बस उसके लिए। थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म है, बच्चों को अच्छा लगता है, दैट्स वाई। नेचुरल रिसोर्स को दो पार्ट में बांटा गया बेटा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू मतलब जो रिन्यू हो पाए, नॉन रिन्यू मीन्स जो रिन्यू नहीं हो सकती हैं, हम उनको रिन्यू नहीं कर सकते। एक बार अगर मैंने ये सारी यूज़ कर ली तो उनको रिन्यू करना बहुत मुश्किल है। रिन्यूएबल की डेफिनेशन क्या बताएगा बेटा, रिस्टोर नेचुरली एट ए रेट कंपेरेबल टू ह्यूमन कंजम्पशन। जिस हिसाब से मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, सारी मानव प्रजाति, सारे लोग, पूरा वर्ल्ड, पूरा अर्थ उन चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, उसके कंपैरिजन में क्या वो नेचुरली उसी रेट पे रिस्टोर हो पाएंगी? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल है, पूरा वर्ल्ड पेट्रोल को कंज्यूम कर रहा है, तो जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो क्या वहाँ से उतना जनरेट हो पा रहा है नेचुरली?
नेचुरली क्या जितना मैंने कंज्यूम किया और उतना ही नेचर ने अगर फिर से दे दिया, इट मीन्स नो इशू, बराबर रहेगा, जितना पेट्रोल है वो चलता रहेगा। इट मीन्स दे विल कम अंडर रिन्यूएबल। अगर ऐसा कुछ हो पाया तो, अगर कोई ऐसा साइकिल, जैसे वाटर साइकिल की बात करते हैं, जितना नॉर्मली हम वाटर कंज्यूम करते हैं, वाटर भी हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन नेचर वाटर साइकिल के थ्रू उसको रिन्यू कर देता है, तो वो रिन्यूएबल की उसमें आ जाएगा। वेयर एज इन फॉसिल फ्यूल्स, जितना हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उतना नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो पाता, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखे हैं। एग्जिस्ट इन फाइनाइट अमाउंट, फाइनाइट अमाउंट में है, और रिप्लेनिश ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्पेन्स। जियोलॉजिकल टाइम स्पेन्स में हजारों साल लग जाते हैं उसको रिप्लेनिश होने में। तो इसके कैटेगरी में क्या आता है बेटा? सनलाइट, क्रॉप्स, वाटर, लाइव स्टॉक, विंड एंड ट्रीज। जैसे सूरज है, पौधे हैं, लाइक दैट। सिमिलरली इधर नॉन रिन्यूएबल में आएगा फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स, मेटल्स, सैंड एंड टॉप सॉइल। टॉप सॉइल मीन्स ऊपर की मिट्टी, जो कि मिट्टी की जो अपर मोस्ट लेयर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि एक बार मान लिया मैंने किसी टॉप सॉइल में, सॉइल के अपर मोस्ट पोर्शन में पौधे उगाते हैं तो अपर मोस्ट में ही उगेंगे, और मैंने उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लिए अपनी एक फसल के लिए, फिर उसके फिर से फसल उगा दी, फिर से फसल उगा दी, लाइक दैट मैं बार बार फसल उगाऊंगा उसमें सेम टाइप की, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ जाएगी। तो टॉप सॉइल जो हमारी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो जाएगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बस एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, डिटेल में अभी आगे चलते हैं। Such resources have limited quantities and thus every time we use them they are depleted. ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं और इसीलिए एवरी टाइम जब भी हम उसको यूज करते हैं दे आर डिप्लेटेड। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ये सब यूज कर रहे हो, कोयला, पेट्रोलियम्स, बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स, तो थोड़ा हैव सम माइंड, थोड़ा दिमाग यूज़ कीजिए, प्रॉपरली उसको यूज़ कीजिए। क्या मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं आधा लीटर पेट्रोल कंज्यूम करूँगा तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या मैं सही जगह जा रहा हूँ? उस टाइप से सोचेंगे तो अपने आप उसको जस्टिफाइड वे में यूज़ करेंगे। Therefore, such resources are depletable sources. On the other hand, resources like light coming from the sun, सूरज से जो रोशनी आ रही है वो, wind, tidal energy, etc. are also naturally available to us. These resources are not stored. वो resources stored नहीं हैं। सूरज से जो रोशनी आती है वो विंड या फिर टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है बेटा? कुछ बच्चों को इस बारे में डाउट आ सकता है। टाइडल एनर्जी क्या होता है? जो मून के ग्रेविटेशन के कारण जो हमारे अर्थ पे समुद्र हैं, वो समुद्र एक बार पानी का लेवल कम होता है, एक बार ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं हाई टाइड, लो टाइड। हाई टाइड, लो टाइड। समुद्र का पानी, आप कई बार बीच वगैरह पे भी जाओगे तो अगर आप पूरा दिन वहाँ रुकते हो तो आपने देखा होगा अचानक से पानी बढ़ रहा है, अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। इट मीन्स इट इज़ मूविंग टुवर्ड हाई टाइड। फिर 4-5 घंटे के बाद आप देखेंगे तो वो पानी घट रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स लो टाइड। हाई टाइड, लो टाइड। इस हाई टाइड लो टाइड के बीच की एनर्जी को जब हम यूज करते हैं उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। हम आगे समझेंगे इसके बारे में। अब आता है बेटा, वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, विंड्स ड्यू टू एयर करंट्स, टाइड्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द मून। मून के रिलेशन, जो रिलेटिव मोशन है ना विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, उसके कारण एक्सेट्रा। सच रिसोर्सेज रिप्लेनिश देमसेल्व्स एंड आर देयरफॉर नॉन डिप्लेटेबल। जैसे ये रिसोर्सेज अपने आप को रिप्लेनिश करते हैं, यानी फिर से डाल लेते हैं। कोई चीज़ मैंने कंज्यूम की, जैसे मान लिया एक मटका है, बच्चे उसमें से पानी निकाल रहे हैं, वही कोई अंकल आते हैं उसमें फिर से पानी डाल दिया। अब जितना पानी मैंने निकाला, सारे दिन में निकाला, किसी अंकल ने उसको फिर से फुलफिल कर दिया, रिप्लेनिश कर दिया। रिप्लेनिश का मतलब ये रहता है, रिप्लेनिश कर दिया तो वो चीज़ उतनी रहेगी, वही चीज़ बता रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सनलाइट की। मान लिया मैं आज गया बाहर और सोलर एनर्जी का यूज़ करके, सोलर कुकर का यूज़ करके मैंने कुकिंग कर ली, तो मैंने कुछ सोलर एनर्जी यूज़ की, तो क्या वो कम पड़ जाएगी? सूरज उतनी रोशनी और दे देगा पीछे से, उसको रिप्लेनिश कर देगा। वो एग्जांपल बता रहे हैं।
हाउएवर दीज आर ऑफन कन्वेंशनली सेड टू बी रिन्यूएबल, लेकिन कुछ केसेस में इनको रिन्यूएबल बोला जाता है नॉन डिप्लीटेबल की जगह। वो वर्ड्स का बस खेल है और कुछ नहीं है। द एनर्जी अवेलेबल थ्रू सच नॉन डिप्लीटेबल रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर मैनकाइंड, वो मैनकाइंड के लिए यूज कर सकते हैं। बेटा इस एक्टिविटी में देयर आर 3 पार्ट्स, 3.1a, 3.1b, 3.1c। हम 3 इसके पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग रिसोर्सेज एंड एज नॉन डिप्लीटेबल दैट इज रिन्यूएबल। नॉन डिप्लीटेबल मीन्स रिन्यूएबल एंड डिप्लीटेबल दैट इज नॉन रिन्यूएबल। उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है बेटा। ये वाला पोर्शन उन्होंने खाली दिया है, ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये दोनों पोर्शन भरे हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी ने इसको ब्लैंक प्रोवाइड किया, आपको ब्लैंक ही रखना है। उसके बाद अपने दिमाग से, अपने दिमाग का यूज करके आपको क्या लगता है इसको एनालाइज करो, उसको फुलफिल करो। फर्स्ट वन इज कोयला। क्या ये रिन्यूएबल है? रिन्यू हो पाएगा? अर्थ क्रस्ट में जितना कोयला है मैं बहुत तेज़ी से उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, जिस हिसाब से ह्यूमन कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या उस हिसाब से प्रोड्यूस हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। तो दिस इज नॉट रिन्यूएबल। और क्या ये नॉन रिन्यूएबल है? यस। बट ऑब्वियस है, अगर यहाँ नो आएगा तो यहाँ यस आएगा, यहाँ यस आएगा तो यहाँ नो आएगा। सेम हमने किया है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, ऑयल रिन्यूएबल नहीं है, वाटर रिन्यूएबल है। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जिसमें बच्चों को डाउट आ सकता है। इवन कुछ टीचर्स भी उसको रिन्यूएबल की कैटेगरी में रख देंगे, कुछ नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रख देंगे, लेकिन मैंने उसको अभी रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखा है बिकॉज आज तक के हिसाब से जो अभी चल रहा है तो वाटर साइकिल उसको रिप्लेनिश कर देती है वाटर। लेकिन अभी हमको इसका वाइजली यूज़ करना है। ये नहीं है कि आपने देखा भी होगा अपने आसपास में बेटा, गर्मी के दिनों में पानी की स्कैर्सिटी हो ही जाती है। रीज़न बीइंग क्योंकि उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। लोग अपने कूलर में यूज़ करेंगे, गाड़ियाँ धोने में यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ों के कारण वाटर का कंजम्पशन बढ़ जाता है। इवन वाटर इनटेक में भी बढ़ जाता है। तो अगर हम उसको वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो वो डिप्लीटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बेटा वाटर साइकिल लिमिटेड वे में उसको प्रोड्यूस कर पा रही है, तो इसका अपने को वाइजली यूज़ करना है। लेकिन एट प्रेजेंट ये रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखा है। एयर रिन्यूएबल, यूरेनियम नॉट रिन्यूएबल, बायोमास क्या होते हैं? जिसमें बायो है, मास है, 2 वर्ड से बना है बायोमास, जिसमें लाइफ है और मास है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हम हैं, प्लांट्स हैं, वो सब बायोमास की कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल गैस, दिस इज नॉन रिन्यूएबल। विद दिस ये वाला टेबल हमने कंप्लीट किया। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, उस पर वर्कआउट करेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ क्रूशियल टू मेक वाइज यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा इस वाली एक्टिविटी को समझाने का पर्पज़, आपको पढ़ाने का पर्पज़ यही है। आपको पर्पज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी हमें किस लिए समझाई जा रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में यू आर गोइंग टू बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर आप वाइजली यूज़ नहीं करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, आपको पता नहीं होगा रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, तो आप उसको वेस्ट कर देंगे। तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। इट इज़ क्रूशियल टू मेक वाइज यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट सब्सिक्वेंट जनरेशन कैन यूज देम। अगर आपके दादाजी अच्छे से उसको यूज़ नहीं करते तो आपके पापा को कम मिलता, आपके पापा को कम मिलता और वो भी यूज़ अच्छे से नहीं करते तो आपको कम मिलता, और हो सकता है आपके बच्चों को मिलता ही नहीं। तो बेटा जो आपकी आने वाली जनरेशन है, आपके बच्चे, उनके बच्चे, तो अगर आप चाहते हो कि उनको अच्छे से मिल पाए तो उसको आप वाइजली यूज़ करना है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ मेथड दिए हैं नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के। फर्स्ट वन इज सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी को कंजर्व करना है अपने को। कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा। फैलोइंग एंड क्रॉप रोटेशन, 2 वर्ड्स दिए हैं बेटा उन्होंने। फैलोइंग एंड क्रॉप रोटेशन आर द की इंडियन एग्रीकल्चर सस्टेनेबल प्रैक्टिस। वो इंडियन एग्रीकल्चर के सस्टेनेबल प्रैक्टिस है जिससे कि हम
सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। फैलोइंग इन्वॉल्व्स लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर ए फ्यू मंथ्स। फैलोइंग का मतलब क्या है बेटा, कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, अर्लियर टाइम्स में इसको यूज भी किया जाता था जब एग्रीकल्चर लैंड सफिशिएंट थी, लेकिन एट प्रेजेंट अभी एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में है। तो अब अपने को फैलोइंग की बजाय क्रॉप रोटेशन की तरफ मूव करना पड़ रहा है। तो फैलोइंग में क्या था, लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर फ्यू मंथ्स। मैंने एक फसल उगाई एक खेत में, मान लिया उस फसल ने नाइट्रोजन का ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया, तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, उस एग्रीकल्चर लैंड को कुछ दिन के लिए खाली छोड़ दूं, किसी दूसरे खेत में जाके खेती करना शुरू कर दूं। दैट इज फैलोइंग। सच दैट जितने महीनों के लिए, जितने साल के लिए मैंने उस जमीन को छोड़ा है, तो नेचुरली नाइट्रोजन उस जमीन में, उस मिट्टी में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर से खेती करूंगा तो नाइट्रोजन मेरे को सफिशिएंट मिलेगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैलोइंग। वेयर एज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या वो है, पहले मैं बताया, पहले फैलोइंग यूज किया जाता था, फिर जमीन होगी लिमिटेड, तो अब उसके बाद अब मेरे पास दूसरा खेत नहीं है कहीं जाने के लिए, मैंने फसल उगाई, नाइट्रोजन की कमी पड़ गई, तो अब मैं कोई दूसरा खेत है नहीं मेरे पास, यही जगह है, तो मैं क्या करूँगा, कोई ऐसी फसल उगाऊंगा जिससे कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम हो, नाइट्रोजन उसको कम ऑब्जॉर्व करे। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस को कंज्यूम करने वाली फसल उगा दूंगा, जैसे आपने रबी की, जायद की, ये फसलें जो साइकिल देख रहे हो, ये इसीलिए साइकिल्स यूज किए गए, क्रॉप रोटेशन इसलिए किए हैं ताकि जो एक कंज्यूम करे इन बिटवीन दूसरे किसी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करे, सच दैट इस दौरान उसको फुलफिल हो पाए, रिप्लेनिश हो जाए। क्रॉप रोटेशन का मतलब वही है। क्रॉप रोटेशन इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन द सेम लोकेशन। Additionally, organic fertilizer like compost and cow dung were employed in ancient agriculture practice. पुराने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या करते थे बेटा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, केमिकली नहीं, ऑर्गेनिक, लाइक कंपोस्ट एंड काउ डंग वर एम्प्लॉयड इन एंशियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। गोबर वगैरह या कंपोस्ट खाद डालते थे, केमिकल खाद नहीं डालते थे। These reduce the need for chemical inputs and maintain the soil's health. उससे soil health maintain रहती थी। जबकि आजकल मॉडर्न मेथड्स में क्या यूज़ किया जाने लगा, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए स्प्रिंकल सिस्टम, पेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह ऐड की जाने लगी, उसके बारे में बता रहे हैं। उसके अलावा ट्रैक्टर, कंबाइनर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल्स एंड प्लोज आर बीइंग यूज्ड। दीज आर टेक्निकल इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर, कंबाइंस, वो सब टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं जो आजकल इम्प्लीमेंट होने लगे। ये था बेटा सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, मिट्टी को हम कैसे बचाएंगे। इसके अलावा हम फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, फॉरेस्टेशन इज़ वेरी गुड, जो मुझे लगता है ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना है। अब पानी को कैसे बचाएंगे बेटा, इंडिया ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर सर्व एज सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ लोकल कस्टम्स आर यूज टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। जो बेटा इंडिया के ट्रेडिशनल मेथड से ना पानी को कंजर्व करने के, वो लोकल कस्टम्स हमें बताते हैं। जो पुराने सिस्टम है ना, पुराने सिस्टम को कभी आप हिस्टोरिकल उस पर जाते हो या फिर स्कूल टूर पे जाते हो, तब उसको ध्यान से देखो कि पानी को कंजर्व करने के डिफरेंट तरीके यूज़ कर रखे हैं, उसके बारे में बात करते हैं अभी। गैदरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। गैदर करना, इकट्ठा करना और स्टोर करना रेन वाटर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। एंड इट इज क्रूशियल वाटर मैनेजमेंट टेक्निक। द की टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्लूड स्टेप वेल्स। कौन कौन सी टेक्निक्स जो अर्ली टाइम में यूज की जाती थी वो बता रहे हैं बेटा। स्टेप वेल्स, स्टेप वेल क्या रहता है बेटा, बाउलिस भी बोला जाता था उसको अर्ली टाइम्स में। मतलब एक बड़ा सा कुआं रहेगा जिसके अंदर सीढ़ियाँ रहेंगी, सीढ़ियों से आप उतर के जा सकते हो। वहाँ पूरे गांव का, एक एरिया का पानी इकट्ठा किया जाएगा, जितना भी बारिश में आ रहा है वो इस तरह से ड्रेनेज के थ्रू उसमें डाल दिया जाएगा सच दैट वहाँ इकट्ठा हो जाए। और स्टेप वेल के थ्रू यू कैन रीच अप टू द लेवल ऑफ वाटर। दीज आर नोन स्टेप वेल्स। कुंड, कुंड के बारे में समझ गए, बावड़ी, टंका, टाका एंड जोहड़ सिस्टम। द स्टेप वेल्स आर द स्ट्रक्चर बिल्ट टू हार्वेस्ट एंड स्टोर वाटर। जो मैं बताया, बाउलिस बेटा बहुत फेमस
वो रहता है। स्पेशली राजस्थान गुजरात वाले एरिया में जाओगे आप तो वहाँ आपको ये देखने में मिलेंगे। जो बहुत इंटेलिजेंट टाइप राजा थे, उन्होंने अपने टाइम में बहुत पुरानी बनाई गई बावड़ीज हैं बेटा, जहाँ आप सीढ़ियों का यूज़ करते हुए नीचे जाएंगे, वाटर लेवल तक जाएंगे, कंज्यूम करेंगे, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, फैच करना फैच करेंगे, उस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। While kunds are small circular tanks that are common in arid region. कुंड मीन्स पानी का कुंड बोलते हैं जिसको, दैट आर कॉमन इन एरिड रीजन, जो शुष्क रीजन है ना, शुष्क रहते हैं वो वाले जहाँ पानी की कमी है, एंड आर यूज टू स्टोर रेन वाटर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। टाका इज एन ओल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। पहले इसको टाका बोला जाता था, टंका बोल दो, आजकल टंकी बोल देते हैं, थोड़ा छोटा यूज़ आ गया। नॉर्मल हमारे घरों में भी टंकी यूज़ करते हैं, वही टंकी का थोड़ा डिफरेंट शेप्स एंड साइज में अवेलेबल होता है, तो अर्ली टाइम्स में इसको टाका बोला जाता था। एंड कैन बी मेड बाय सीमेंट, मशीनरी और लाइम और स्टोन। ईंटों का, पत्थर का यूज़ करके, सीमेंट का यूज़ करके, जैसे आज के टाइम में भी आप टंकी यूज़ करते हो नॉर्मल, उसकी जगह सीमेंट की टंकी की जगह पहले सीमेंट की टंकी बनती थी, ज़मीन के नीचे बनाते थे या छत के ऊपर बनाते थे। आजकल क्या है, वही सिंटेक्स की टंकी जो आपके घरों में प्लास्टिक वाली आ गई वो है। इन मैनी इंडियन स्टेट्स जोहड़ ऑल्सो कॉल्ड पोखर्स और परकुलेशन पोन्ड्स। परकुलेशन पोन्ड बोल दो, जोहड़ बोल दो, तालाब बोल दो, पोखर बोल दो, सेम थिंग है। जो आपने गांव वगैरह में देखा होगा, अर्लियर सिटीज़ में भी था, लेकिन आजकल सिटीज़ का डेवलपमेंट होता चला गया और लोग उसको मिट्टी डाल डाल के अपने घर बनाते चले गए। लेकिन गांव में अभी भी आपको मिल जाएंगे पोखर, जोहड़। इसमें क्या रहता है बेटा, गांव के जो एरिया रहेगा उसमें कोई एक नीचे की तरफ, जो नेचुरली नीचे की तरफ एरिया हो, उसको खुदाई और ज़्यादा खुदाई करके थोड़ा गहरा बना देंगे और सारे गांव का पानी वहाँ बारिश के में जो इकट्ठा हुआ वो वहाँ के इकट्ठा हो गया, और फिर उसको जब ड्राई सीजन चल रहा है तब आप उसको कंज्यूम करने के लिए यूज़ कर सकते हो, कपड़े धोने उन सब कामों में यूज़ हो जाता है। आर ट्रेडिशनली कम्युनिटी ओन्ड वेटलैंड एरियाज। बेसिकली वो क्या हैं, कम्युनिटी ओन्ड, उस गांव के पूरे के हैं, पर्सनल नहीं है। वेटलैंड एरियाज हैं, दे स्टोर रेनफॉल वाटर एंड आर प्राइमरली यूटिलाइज्ड फॉर एफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। Many of these methods show how to manage water resources efficiently and sustainably. कैसे efficiently और sustainably हम रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं, to guarantee that there is water available during dry season. ड्राई सीजन में भी पानी रहेगा। Water bodies have long been seen as essential to the environment. You must be aware, जितने भी स्पेस मिशन जाते हैं, किसी दूसरे ग्रह को खोजने जाते हैं, टेलीस्कोप लगा रखे हैं किसी दूसरे ग्रह को खोजने के लिए, तो सबसे पहले प्राइमरी रिक्वायरमेंट वो क्या ढूंढते हैं, उस ग्रह पे क्या है, वो पानी सर्च करते हैं। क्या पानी है तो लाइफ भी होने के चांसेस हैं। पहले पानी सर्च करते हैं, अगर पानी है तो कोई लाइफ का कोई फॉर्म है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इस टाइप से एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर वगैरह तो मुझे लगता है ह्यूमन मेंटेन कर पाएंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी है, लेकिन वाटर और ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वही बता रहे हैं। वाटर बॉडीज हैव बीन seen as essential to the environment and numerous methods have been employed to protect them. People, for example, offer prayers and ceremonies to the river. अब देखो कितनी अच्छी लाइन है। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में लोगों ने गंगा को माँ की उपाधि दी है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, वो इतने इंटेलिजेंट थे, इतने वाइज थे, उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में कभी ना कभी वाटर की स्कैर्सिटी होगी, तो उन्होंने गंगा को माँ की उपाधि दी है। वही सब बता रहे बेटा, हमारी प्रेयर्स में, हमारे सेरेमनीज में हम गंगा का यूज़ करते हैं। अप्रिशिएशन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस फॉर बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। मटेरियल फॉर्म में भी, मटेरियल में हमें पानी एज ए मटेरियल चाहिए कंजम्पशन के लिए, प्लस स्पिरिचुअल, धार्मिक, अध्यात्म के हिसाब से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे एंसेस्टर्स प्लस जो इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी, आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी बड़े बड़े शहर हों, दिल्ली, कलकत्ता, या फिर विदेशों में जाओगे तो वहाँ भी जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो किसी न किसी
नदी के किनारे बसे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को बहुत पहले से पता था कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल के लिए। अभी बेटा इसमें इस इमेज के थ्रू उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपको सिखाया है पिक्टोरियल फॉर्म में, सो दैट यू कैन मेक अवेयर योरसेल्फ। ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। एक घर बनाया है, घर में उसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है। फर्स्ट पार्ट में जो भी इस छत के ऊपर पानी गिरेगा वो पानी इधर से होते हुए इन पाइप्स के थ्रू डेली यूजेस के लिए, जैसे आज बारिश गिरी तो आज ही जो मुझे कंजम्पशन करना है उसके लिए आप इस टैंक में स्टोर कर सकते हैं। जो टाका बोला था, टैंक बोल दीजिए, टंकी बोल दीजिए, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो यहाँ पानी गिरा ये वाली छत पे, वो इस पाइप के थ्रू उसने अंडरग्राउंड टैंक में ले गया और अंडरग्राउंड टैंक को उसने अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रखा है टू मेक अवेलेबल वाटर इन ड्राई सीजन। यहाँ पे रिप्लेनिश करना ज़रूरी है। बच्चों को एक फीलिंग आती है कि बोर में से निकाल लेंगे जितना पानी चाहिएगा। क्या अंडर वाटर में पानी प्रोड्यूस होता है? नहीं बेटा, वो सीपेज के थ्रू, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू वही पानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो वाटर बेड है उसको रिप्लेनिश करता है, वो वाटर बेड का लेवल ऊपर आ जाता है। अगर बारिश नहीं होती है तो वाटर बेड ऊपर नहीं आ पाएगा और हम सिर्फ कंज्यूम करता जाएं, अगले साल फिर कंज्यूम कर लें, फिर कंज्यूम कर लें, तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे इंडिया के एग्जांपल बताता हूं आपको। कुछ मेट्रो सिटीज़, स्पेशली चेन्नई की बात करें तो वहाँ 100% वाटर बेड डिसअपियर हो गए हैं, ख़त्म हो रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। तो क्या आप वहाँ बोरवेल लगा के पानी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो उन सब के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम है गुजरात में देखा। आई विल अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। नॉर्मल घरों में, सिंपल घरों में, आप किसी बिल्डर से भी घर खरीद रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली लगा हुआ मिलेगा। बोरवेल लगी है, बोरवेल के साथ जो ऊपर से पानी, ऊपर से पाइप आ रहा है बारिश का पानी, उसको बोरवेल में डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है उन्होंने। आपको कुछ नहीं करनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट है। सोचिए ऐसी बिल्डिंग्स उन्होंने डिज़ाइन की। मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा, जो 1 मंजिल 2 मंजिल वाले घर हैं वहाँ भी ऐसा है और बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। सेकेंड इज बावड़ी, तुर्जी का झलरा, जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर शहर में तुर्जी का झलरा में ये देखिए, ये बावड़ी डिज़ाइन की है। यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, ये चारों तरफ से सीढ़ियाँ हैं। जो पूरा कम्युनिटी ऑन वाटर सिस्टम है, ये पूरे गांव का है, पूरे शहर का है। आप जा सकते हैं और वाटर फैच करके ला सकते हैं, कंज्यूम करना है, यूज़ करना है, जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो वाटर वर्ल्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन 2 मार्च एवरी ईयर? क्वेश्चन बन सकता है। हर एक साल 22 मार्च को वाटर वर्ल्ड डे मनाया जाता है। विद दिस एक्टिविटी 3.1 का ए पार्ट खत्म होता है। वी आर एंटरिंग इन 3.1 बी, सेकेंड पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं इस एक्टिविटी का। इसमें हमें सोलर सिस्टम के बारे में समझा रखा है बेटा, जो सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज़ करेंगे, और जितना हम सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे किसी न किसी दूसरी फॉर्म को हम बचा रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे सोलर वाटर हीटर लगे हुए हैं, सोलर कुकर लगे हैं, सोलर पैनल लगे हैं, पूरे पूरे घर की लाइट को हम बचा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट बहुत उसको सब्सिडाइज करके, सब्सिडाइज रेट पे, कम रेट पे आपको ऑफर कर रही है, सच दैट आप सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को यूज़ करो, सच दैट हमारी डिपेंडेंसी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कम हो जाए, हम उनको कम कंज्यूम करें। उसके लिए वो सब कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ उन्होंने सोलर ओवन का एग्जाम्पल दे रखा है कि सोलर एनर्जी को सोलर ओवन के थ्रू कैसे बना सकते हैं। और एनसीईआरटी इतना अच्छा सिस्टम है, सोलर ओवन मार्केट में मिल जाएगा आपको, लेकिन उन्होंने आपको घर पे बनाना सिखाया है। ये एक्टिविटी आप स्पेशली इन योर समर वैकेशंस में प्लान कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा ये सब एक्टिविटी करने में। सोलर ओवन को उन्होंने खुद से घर पे कैसे बनाया है वो बनाना सिखा रखा है। ए सोलर ओवन और कुकर इज अ सिस्टम दैट कुक्स फूड बाय ट्रैपिंग द सनलाइट। सनलाइट का जो लाइट आई उसको हमने ट्रैप कर लिया, उसको रोक लिया इस ओवन के थ्रू। इस ओवन के थ्रू उसने ट्रैप किया और यहाँ कुकिंग करके दिखाएंगे।
अ टिपिकल सोलर ओवन कैन बी प्रिपेयर्ड इन हाउस, घर में बना सकते हैं हम। इट कंसिस्ट ऑफ एल्युमिनियम फॉयल एज रिफ्लेक्टर, जो ये वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ ये दिख रहा है आपको, ये एज ए रिफ्लेक्टर एल्युमिनियम फॉयल को यूज कर रखा है। एल्युमिनियम फॉयल क्या होती है? जो आप लोग अपने टिफिन में मम्मा खाना डाल के भेजती है और ये एल्युमिनियम फॉयल में लपेट के भेजती है, उसको एल्युमिनियम कलर का होता है, सिल्वर से कलर का होता है, उसको एल्युमिनियम फॉयल बोलते हैं। तो इसको एज ए रिफ्लेक्टर यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे लगा लिया, मान लो ये सूरज है, सूरज से रोशनी आएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकरा के इस एंगल पे इसको सेट करेंगे ताकि वो इधर अंदर चली जाए। एक कार्डबोर्ड बॉक्स, एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया, जैसे पिज़्ज़ा बॉक्स टाइप होता है ना, पिज़्ज़ा का डब्बा होता है, थोड़ा बड़ा पिज़्ज़ा का डब्बा यूज़ कर लीजिएगा, या फिर कोई घर पे कार्डबोर्ड बॉक्स पड़ा हो। एज कुकिंग चैम्बर, उसको हम, ये कुकिंग चैम्बर है, ये वाला एरिया जो है ये कुकिंग चैम्बर है। एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फॉयल, यहाँ पे ये वाला एरिया, इसमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फॉयल लगाएंगे हम। अलाउज सनलाइट टू एंटर बट प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम एस्केपिंग एंड ब्लैक पेपर शीट फॉर इंश्योरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। उन्होंने यह ट्रांसपेरेंट लगाया इसलिए सर दैट जो सनलाइट यहाँ से इस पे टकराएगी, इससे टकरा के अंदर जाएगी, अंदर जाके वो ट्रैप हो जाएगी। एंटर तो कर सकती है लेकिन वो उसको एस्केप नहीं करने देगा, बाहर नहीं जाने देगा। और इसके अंदरूनी हिस्सों में, इंटरनल पार्ट्स में हम चारों तरफ से नीचे हम ब्लैक शीट ऑफ पेपर लगा देंगे। ब्लैक शीट ऑफ पेपर किस लिए लगाएंगे? आपको पता होगा जो ब्लैक पेपर है वो ब्लैक, कोई भी कलर किसी भी चीज़ में, कपड़ा, पेपर, वो क्या है, पूरी लाइट एनर्जी को चूस लेता है, अब्जॉर्व कर लेगा, बिल्कुल अपने अंदर समा लेगा। तो जो भी सूरज की लाइट एक बार अंदर चली जाएगी उसको कुकिंग के लिए ही यूज़ करेंगे। द इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर अ सोलर ओवन आर एज अंडर, अभी समझा रखा है हम इसको कैसे बनाएंगे। स्टेप 1 टू मेक ए विंडो फॉर द सोलर ओवन। ये हमारा जो कार्टन बॉक्स था, कार्टन बॉक्स को हम ऊपर से काट लेंगे विंडो बनाने के लिए, सोलर ओवन की विंडो बनाने के लिए। टू रिसीव सनलाइट, यहाँ से सनलाइट अंदर जाएगी। कट ए फ्लैप ऑन द टॉप ऑफ ए कार्डबोर्ड कंटेनर, कार्डबोर्ड कंटेनर के ऊपर फ्लैप काट लेंगे। लिविंग अ फ्यू सेंटीमीटर, मे बी 2 और 3 अराउंड द साइड्स। यहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर का एरिया छोड़ते हुए हम बीच का पोर्शन काट लेंगे। स्टेप 2, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हीट अब्जॉर्प्शन इनसाइड द चैम्बर, चैम्बर के अंदर में हीट को ज़्यादा अब्जॉर्व कर पाए, एंड टू स्पीड अप द कुकिंग, और कुकिंग की स्पीड बढ़ जाए, अफिक्स शीट्स ऑफ ब्लैक पेपर इनसाइड द कार्डबोर्ड बॉक्स। कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदरूनी हिस्सों में अंदर की तरफ हम ब्लैक शीट ऑफ पेपर लगा देंगे। अफिक्स द एल्युमिनियम फॉयल ऑन द इंटीरियर ऑफ द लेड, जो ढक्कन है उसके अंदर की तरफ, ढक्कन ऐसे बंद हो रहा है तो अंदर की तरफ ये वाले हिस्से पे, and the edges, by doing this the sunlight will be reflected into the cooking chamber। हम एक एल्युमिनियम फॉयल लगा देंगे such that रिफ्लेक्टर की तरह काम करें। whereas in real solar oven, वहाँ क्या है बेटा, एक इस टाइप से स्फेरिकल शेप में रहेगा, एक कॉन्केव मिरर जो कि पूरी लाइट को एक जगह पे, पूरी लाइट को, मान लिया यहाँ से लाइट आई, यहाँ से लाइट कहीं से भी आई, तो वो इस एक जगह पे कंसंट्रेट कर देगा और उस एक जगह पे हम अपना बाउल रख देंगे, उस एक जगह पे हम अपना बाउल रख देंगे कुकिंग के लिए। कवर द टॉप विद ए क्लियर प्लास्टिक फॉयल, टॉप को एक क्लियर प्लास्टिक फॉयल से कवर कर दो। सनलाइट शुड बी एबल टू पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फॉयल बट सफिशिएंट हीट विल रिमेन ट्रैप्ड विद इन द बॉक्स, हीट उसके अंदर ट्रैप रहे। स्टेप 5, नाउ टेक दिस बॉक्स फॉर आउटडोर एक्टिविटी, उसको बाहर खुले में लेके जाओ जहां सनलाइट सफिशिएंट अवेलेबल हो। सनलाइट सफिशिएंट अवेलेबल हो। लीव द सोलर ओवन इन द सन फॉर अबाउट 2 आवर्स। यहां मैंने इसको पर्पसफुली हाईलाइट किया है क्योंकि बच्चे क्या हैं, स्पेशली जो आपकी उम्र में बच्चे रहते हैं, वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं। उनको लगता है कि 10 मिनट में राइस तैयार हो जाएंगे और वो वेट करेंगे और फिर क्लास में आके बोलेंगे सर राइस तो नहीं बने, मैंने बहुत कोशिश की सर नहीं बन पाए। बेटा इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स।
डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट कंडीशंस, टेम्परेचर कितना है, सनलाइट कैसी है, आपने कहाँ रखा है, विंड्स कैसी चल रही हैं, तो हो सकता है 2 से भी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो आपको बताने के लिए कि बेटा हैव पेशेंस, आराम से कीजिए इसको, इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट है स्टेप 7, केयरफुली ओपन द लिड, ढक्कन खोलो, टेक आउट राइस, राइस निकालो यूजिंग ए स्पून एंड चेक इफ दे हैव कुक्ड, और लास्ट में चेक करो क्या वो कुक हो गए हैं, एंड एंजॉय योर राइस। तो विद दिस हमारा ये बी पार्ट 3.1 एक्टिविटी का बी पार्ट भी खत्म होता है। इसमें हमने क्या समझा बेटा, इसमें हमने समझा कि सोलर एनर्जी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे तो सोलर एनर्जी के यूज़ से कहीं ना कहीं हम कंजर्व कर रहे हैं कोई दूसरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम बचा रहे हैं। जैसे यहीं सोलर ओवन की बात कर लो, आपने राइस कुक कर लिया तो आपने कहीं ना कहीं अपने घर में जो एलपीजी यूज़ करने वाले थे सिलेंडर का यूज़ करके वो बचा लिए। इस टाइप से एक्टिविटी 3.1 का सी, अब उसके थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। इसी एक्टिविटी का थर्ड पार्ट है लिस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन योर लोकेलिटी। अपनी लोकेलिटी में नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज़ कर रहे हैं वो आपको लिस्ट करने हैं। उन्होंने ये वाला पोर्शन नहीं दिया है, एनसीईआरटी ने सिर्फ एक्टिविटी दी है, उसके बाद ये पोर्शन नहीं दिया है। ये पोर्शन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है और मैंने अपनी लोकेलिटी को ईयर मार्क नहीं किया, ये भी मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सारे मेरी लोकेलिटी में फुलफिल हो रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए कि कौन कौन से पॉइंट्स पे आप लुक आफ्टर कर सकते हैं कि आपकी लोकेलिटी में मेरा ये वाला पॉइंट हो रहा है। किसी दूसरे बच्चे बोलेगा कि हाँ सर, मान लिया गुजरात का रहने वाला है तो वो कहेगा हाँ सर मेरे घर पे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है। कोई बोलेगा हाँ मेरे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अलग अलग ग्रीन ब्लू अलग अलग कचरे के डब्बे बना रखे हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि आपके घरों में, आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में, आपके गाँव में हो सकते हैं, वो सब उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप कंजर्वेशन की बात करेंगे तो ट्रिपल आर, इसको बोलते हैं ट्रिपल आर। ट्रिपल आर क्यों बोलते हैं बेटा? ये देखो उसमें 3 आर यूज कर रखे हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला पॉइंट रिड्यूस, जो भी चीज़ आपको लग रही है कि इट इज़ नॉन रिन्यूएबल, कि रिन्यू नहीं हो पाएगी, उसका यूज़ कम कर दो। हम बार बार एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल का, आपको पता है पेट्रोल इज़ नॉन रिन्यूएबल, तो आप उसको कम यूज़ करो। जहाँ बहुत इमरजेंसी है वहीं यूज़ करो। जाना भी है, स्कूल जाना भी है तो 2 बच्चे एक साथ एक स्कूटी पे बैठ के जाओ, इस टाइप से रिड्यूस कर दो। जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ मत जाओ। सेकंड रीयूज़, उसी चीज़ को दोबारा यूज़ करने की कोशिश करो। जैसे प्लास्टिक के केस में आपने बहुत देखा होगा, प्लास्टिक रीयूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ख़राब हो गया फिर से उसको रीयूज़ कर लेते हैं। थर्ड वन इज़ रिसाइकल, सेम वही रीयूज़ टाइप ही, किसी चीज़ को हम फिर से रिसाइकल कर लेते हैं। जैसे मैं प्लास्टिक का एग्जांपल ही दे रहा था, उसको रिसाइकल कर सकते हैं हम। प्लास्टिक यूज़ हुआ, मेरे घर कुर्सी थी टूट गई, फिर से उसको कबाड़ी वाला आएगा लेके जाएगा, उसको फिर से प्लास्टिक दाना बनाएगा, फिर कुछ और चीज़ बना देगा प्लास्टिक की। इस टाइप से ये 3 चीज़ें जिसको 3R बोला गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फाउंडेशन प्रिंसिपल इंकरेजेस मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, फाइंडिंग न्यू यूज़र फॉर द मटेरियल के फिर से रीयूज़ कर लिया। जैसे बेटा हमारे टाइम में, मैं हमारा एग्जांपल देता हूँ, हम मान लिया 6, 7, 8 में थे तो आपकी तरह हर साल नई किताबें नहीं लाते थे। कोई दूसरा बच्चा यूज़ कर रहा है उसी को ले लेते थे, आधे रेट में मिल जाते थे। आजकल बच्चे क्या हैं, पेरेंट्स की परचेसिंग पावर भी अच्छी हो गई है तो इसीलिए बच्चे उसको यूज़ नहीं करते, आप सीधा कबाड़ी को दे देते हो। आप सोचो वो बुक्स, हाँ ठीक है आपके पास पैसा है, यू कैन परचेज न्यू बुक्स, लेकिन जो बुक्स को प्रिपेयर करने में कितने पेड़ कटे हैं वो तो मैटर करेगा ना। तो अगर आप उसको रीयूज़ कर पाते, अंटिल अनलेस जब तक 2 सीज़न 3 सीज़न तो चली जाती किताब बेटा, नॉर्मली चल जाती है, तो आप रीयूज़ कर पाते तो वो पेड़ कटने से बच जाते हैं।
नेक्स्ट, रिफॉरेस्टेशन। जैसा हम डिस्कशन कर रहे थे बेटा कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्टेशन बहुत हेल्प करता है। तो अगर रिफॉरेस्टेशन कर दोगे, अगर पेड़ काट दिए हैं किसी कारण से, तो आप उसको फिर से फॉरेस्ट बना दोगे, फिर से पेड़ लगाओगे, तो सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प्स कॉम्बैट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन बच गया। प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए अपने घर भी प्रोवाइड कर दिया। एंड इंक्रीज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज में भी आप हेल्प करोगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में हम सफिशिएंट डिस्कशन कर चुके हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो सस्टेनेबल हैं, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया था फॉलोइंग के बारे में, क्रॉप रोटेशन के बारे में, या फिर कुछ और ऐसे तरीके जिनसे हम वाटर बचा सकें, सॉइल की हेल्थ को बचा सकें, केमिकल इनपुट्स कम करें। जैसे कि अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है ऑर्गेनिक फार्मिंग, अभी के बच्चों के लिए नया है, अर्लियर टाइम से ये चला आ रहा है। ये तो बीच में केमिकल्स का इतना ज़्यादा यूज़ होने लग गया था कि लोगों को सोचना पड़ा कि इतना केमिकल का यूज़ अच्छा नहीं है, तब फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग फिर से मार्केट में आया है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है ना बेटा, स्पेशली इंडिया की बात करें हम, तो उसको कंजर्व करना है। प्रोटेक्टिंग स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स, वो स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखना है और हैबिटेट्स को उनके घरों को प्रोटेक्ट रखना है, बोथ इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट्स, उनके नेचुरल इन्वायरमेंट्स में प्रोटेक्ट करके रखो। कुछ जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्ट एलिफेंट, टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए वो बनाए गए, उन सब के लिए तो वो क्या है, वो सब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ही तो तरीके हैं। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जिससे इस एक्टिविटी के थ्रू भी क्या किया है उन्होंने, आप लोगों में अवेयरनेस लाए हैं, एजुकेशन दे रहे हैं आपको। सेम यही चीज़ आपको सिर्फ अपने तक नहीं सीखनी है, आप आगे भी उसको फैलाओ। कुछ जो अनएजुकेटेड लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको नहीं पता है, तो उनको बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवेयरनेस करो, एजुकेट करो। स्मार्ट वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, स्मार्ट वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, सिंपल एक्शंस लाइक टर्निंग ऑफ फॉसेट, जो हम घरों में, मैंने घर में गया, पानी चला दिया और बस चले जा रहा है, नहाए जा रहा हूँ, मैं नहाए जा रहा हूँ, तो वो मैं शेविंग कर रहा हूँ, शेविंग करते हुए मैं वाटर टैप चला के और तब आराम से शेविंग कर रहा हूँ, पानी उधर चल रहा है, तो आप उसको कुछ सेकंड के लिए बंद कर सकते हैं बीच में। टेकिंग शॉर्टर शावर्स, थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि आधा घंटा पानी चला दिया, कुछ कम ड्यूरेशन के लिए चलाइए। एंड रीयूजिंग हाउस होल्ड वाटर, हाउस होल्ड वाटर को रीयूज करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जापान वगैरह में मान लिया मैं हैंड वॉश कर रहा हूँ, तो मेरा वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन को कनेक्ट कर दिया उन्होंने टॉयलेट के उसके साथ, फ्लश के साथ, तो जो वाटर मैंने हाथ धोने में यूज़ किया वो फ्लश में इकट्ठा हो गया, और जब मैं फ्लश में यूज़ करूँगा तो वो तो गंदा है ही, जाना भी गंदा है, तो उसको यूज़ कर सकते हो। ये छोटे छोटे तरीके हैं। नेक्स्ट, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को बचा के रखना है। यूटिलाइजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, ये कहाँ देखे हैं आपने, अपने फ्रिज में, कूलर में, एसी में, टीवी पे। आजकल देखा स्टार रेटिंग, इस टाइप से एक बॉक्स बना मिलेगा, और ऐसे 5 स्टार ड्रॉ के लिए मिलेंगे आपको, ऐसे स्टार बने होंगे 5 स्टार बने मिलेंगे, लेकिन उनमें से कोई 2 को, 3 को, किसी में पूरे 5 को रेड कर रखा होगा। वो आपको एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इफेक्टिव वो बता रहे हैं कि अगर पूरे 5 के 5 हैं, इट मीन्स मेरा अप्लायंसेस एनर्जी को बहुत ज़्यादा बचा रहा है, और सिर्फ अगर एक ही है तो बहुत कम एनर्जी को बचा रहा है, 2 है तो उससे ज़्यादा, 3 है तो उससे ज़्यादा, लाइक दैट। रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हम कम कर देंगे डिपेंडेंसी। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल का कंजम्पशन कम करके अभी हम सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, वो सब। एंड अडॉप्टिंग रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, कैन मिनिमाइज एनवायरमेंट इम्पैक्ट। नॉट ओनली फॉसिल फ्यूल्स को बचाएगा प्लस एनवायरमेंट को बचाएगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स कंपेरेटिव टू सीएनजी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स
ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। एंड एट लास्ट वेस्ट मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, जो हम शुरू में पढ़ रहे थे, कैन मिनिमाइज द एनवायरमेंटल बर्डन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। इन तीनों का यूज़ करके वेस्ट मैनेजमेंट को ढंग से, जैसे मैंने बताया था ग्रीन बकेट, ब्लू बकेट वगैरह यूज़ करके वेस्ट मैनेजमेंट को ढंग से यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कंजर्व कर रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था कि कंपिटेंसी हमको समझनी है, तो अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या जो हम कंपिटेंसी शुरू में समझ रहे थे, जो मैंने येलो में हाईलाइट किया था ऊपर में एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्टिविटी, क्या हमने वो सीखा? क्या क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझ गए होंगे मुझे लगता है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझ गए होंगे। रिन्यूएबल को अलग रखो, नॉन रिन्यूएबल को अलग रखो और उनको मार्क करो कि रिन्यूएबल कौन सी हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन सी हैं। ये हमने सफिशिएंटली डिस्कशन कर चुके हैं, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। एंड एट लास्ट जो थर्ड एक्टिविटी में समझा हमने, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कंजर्व करने के कौन कौन से तरीके हैं। विद दिस आई एम संदीप शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।